एक इंडियन लार्ज कैप कंपनी एक दिन के अंदर में लगभग 15% से ज्यादा नीचे गिर जाती है। पिछले 7 महीने से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और लगभग 7 महीने के अंदर में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा निकाल चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन मार्केट का ये हाल हो चुका है कि एक एक दिन के अंदर में लगभग 16 लाख करोड़ साफ हो जाता है मार्केट से। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में ये कब तक चलता रहेगा। ये जो लॉस का सिलसिला जारी है पिछले कुछ महीनों से, मार्केट ऊपर जा रहा था, दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। ये कब तक नीचे गिरेगा और कहीं एक भारी क्रैश तो नहीं आने वाला है इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आखिर में उसको क्या करना चाहिए अभी के टाइम में, पैसा कहां पे निकाल के इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के साथ। तो इस डेटा को ध्यान से देखिए। आपको ये टाइम फ्रेम याद होगा ना, अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक का। इस टाइम फ्रेम के अंदर में एफआईआई ने दबा के सेलिंग किया था इंडियन मार्केट से और इंडियन मार्केट बहुत नीचे गिर गया था, लगभग 16% के आसपास नीचे गिर गया था। उसके बाद एफआईआई ने बाइंग भी किया मार्च महीने के अंदर में, अप्रैल में, मई में, जून में, ये 4 महीने बाई किया, जिसके वजह से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। फिर देखिए यहाँ पे जुलाई महीने से, जुलाई 2025 से 47,000 करोड़ की सेलिंग हुई, अगस्त के अंदर 46,000 करोड़ की, सितंबर के अंदर 35,000 करोड़ की, अक्टूबर के अंदर 2,000 करोड़ के नेट सेलर्स हैं, नवंबर के अंदर में 17,000 करोड़, दिसंबर के अंदर में 34,000 करोड़, एंड जनवरी महीने के अंदर में, यानी कि इस महीने के अंदर में अभी केवल 25 दिन बिता हुआ है और लगभग 40,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और केवल फ्राइडे के दिन लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि जो ये एफआईआई की सेलिंग चल रही है, ये केवल इसके वजह से हो रहा है क्योंकि इंडियन कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके वजह से एफआईआई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। बट इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आगे चल के। अब देखिए, पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर में जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले लगभग 4% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है केवल एक साल के अंदर में, और अभी तो लगभग 92 रुपए को भी टच करने वाला था $1 की वैल्यू। अब ये जो आपको रुपी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है, बहुत तेजी के साथ रुपी नीचे गिर रहा है, इसके पीछे का एक मेजर रीजन है ट्रेड डेफिसिट। अब देखिए, इंडिया जो है ना वो $28 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पे। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। अगर बात करूं मैं इंपोर्ट की, तो लगभग $63 बिलियन का इंपोर्ट है जो कि 8.7% से ग्रो कर रहा है। वहीं जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो केवल 1.7% से ग्रो कर रहा है, जो कि अभी के टाइम में केवल $38 बिलियन है। अब इन दोनों का जो गैप है ना, $38 बिलियन और $63 बिलियन, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि लगभग $28 बिलियन के आसपास है। वहीं अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ट्रेड सरप्लस के अंदर है, मतलब उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। भारत का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसीलिए भारत ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। चाइना लगभग $1.19 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस में, मतलब उसका इंपोर्ट के मुकाबले $1 ट्रिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से चाइना इतने तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां से पैसा निकाल के चाइनीज मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी करेंसी उतने तेजी के साथ डिप्रिशिएट नहीं हो रही है या ना के बराबर डिप्रिशिएट हो रही है डॉलर के मुकाबले, जितने इंडियन रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। और ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट बढ़ेगा तो रुपी देश से बाहर जाएगा, रुपी देश से बाहर जाएगा तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है ना, रुपी की वैल्यू कम होने वाली है क्योंकि डॉलर कम आने वाला है देश के अंदर। और जब रुपी नीचे गिर रहा है और लगातार नीचे गिर रहा है, ऊपर से स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, कंपनीज की अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एफआईआई यहां से पैसा निकालने वाले, क्योंकि उन बेचारों को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को जब कन्वर्ट करते हैं अपने करेंसी के अंदर में, तो पहले तो रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, तो रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उनके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी चीज, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके वजह से जब वो आखिरी में रिटर्न काउंट करते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं रिटर्न मिल रहा होता है। इससे अच्छा वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर या स्टेबल कंपनीज के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इन जैसे मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं इंडियन मार्केट के मुकाबले अभी के टाइम में। आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में। अब देखिए, ट्रंप को आए हुए लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, और पिछले 1 साल से उन्होंने हालत खराब करके रखा हुआ है लगभग सभी देशों का। शुरू में टैरिफ को लेकर उठे थे और अप्रैल महीने के अंदर में उन्होंने एक टैरिफ वॉर भी छेड़ दिया था चाइना के साथ। चाइना भी खूब टैरिफ लगा रहा था अमेरिका के ऊपर, 100% का, 200% का। अब उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप को ऐसा लगा ना कि चाइना से मैं जीत नहीं पाऊंगा टैरिफ के मामले में, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। अप्रैल महीने में 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद इन्होंने फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा दिया लगभग 50% का, और अभी के टाइम में धमकी दे रहे थे कि 500% का भी टैरिफ अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसके ऊपर 500% का टैरिफ
लगाया जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है इसका मतलब रसिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अब देखिए टैरिफ वॉर तो चल ही रहा था, उसके बीच में फिजिकल वॉर भी स्टार्ट हो गया। अभी 3 जनवरी के आसपास अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक किया और उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया, ये बोल के कि ये ड्रग की सप्लाई कर रहे थे अमेरिका के अंदर मैक्सिको के थ्रू। बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, वहां पे कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वेनेजुला पे पूरी तरीके से कंट्रोल चाहिए था अमेरिका का, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा ऑयल का भंडार पाया गया है, गोल्ड हो गया, लिथियम हो गया, ये बहुत ज्यादा पाया गया है वेनेजुला के अंदर में। अब इसके वैसे ट्रंप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए इन चीजों के ऊपर। अब ये तो वेनेजुला पे हुआ ही हुआ था, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ग्रीनलैंड को लेने की बात की है कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड केवल एक बर्फ का आइसलैंड नहीं है, ये ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। मतलब कि कुछ रीजन है जिसके वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं अपने देश के अंदर। पहला रीजन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब देखिए ग्रीनलैंड जो है ना ये आर्कटिक सर्कल में आता है। अब इसके वजह से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रसिया इसके बीच में पड़ता है और ये मिलिट्री और ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है, इसीलिए इसके ऊपर सभी देशों की नजर है, चाइना की भी है, रसिया की भी है, अमेरिका की भी है, सभी देश इसके ऊपर नजर बिठा के बैठे हुए हैं। दूसरा रीजन है आर्कटिक आइस मेल्ट। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है ना वहां की ग्रीनलैंड की, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके वजह से एक नया शिपिंग रूट खुलने जा रहा है, मतलब एक नया ट्रेड रूट खुलने जा रहा है, जिसके वजह से जो ट्रेड होने वाला है अब 40-50% ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर वो ट्रेड रूट खुल जाएगा ग्रीनलैंड के थ्रू। क्योंकि अगर यूरोप के थ्रू कोई सामान एशिया के अंदर आता है तो पनामा कनाल के थ्रू आता है, और एशिया का सामान भी यूरोप के अंदर उसी कनाल के थ्रू जाता है। बट अभी के टाइम में जब ग्रीनलैंड वाला रूट खुल जाएगा ना तो 40-50% ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा ट्रेड करना, बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में ट्रेड हो पाएगा उस रूट के थ्रू। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रेयर अर्थ मेटल और मिनरल्स। अब देखिए ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि ईवीज के अंदर, डिफेंस के अंदर या फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब इसके वैसे जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इनका पूरा फोकस ग्रीनलैंड के ऊपर आ चुका है कि वहां से बहुत सारे मिनरल निकाले जा सकते हैं। बट उनको बिल्कुल नहीं पता है कि इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से वहां का आइस मेल्ट हो रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट रीजन है मिलिट्री इंपॉर्टेंस। अब देखिए ग्रीनलैंड के अंदर यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है जिसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। ये इसलिए बनाया गया है ताकि अमेरिका जो है वो रसिया और चाइना के मूवमेंट पे, जो उनके मिलिट्री मूवमेंट है, उसके ऊपर नजर रख पाए। इसका सिंपल यूज होता है मिसाइल के अर्ली वार्निंग के लिए, मतलब अगर रसिया कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो अमेरिका को बहुत पहले पता लग पाएगा कि रसिया हमला करने वाला है। अब इसके वजह से वहां पे मिलिट्री बेस बिठा के रखा हुआ है अमेरिका। अब वो चाहता नहीं है कि इसके ऊपर चाइना और रसिया कब्जा कर ले, चाइना और रसिया अपना मिलिट्री बेस वहां पे बिठा ले। अब इस वजह से जो ट्रम्प भाई साहब है वो ग्रीनलैंड को लेने के चक्कर में, बट वहां की जो खुद की जनता है वो बार बार बोल रही है कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं बना हुआ है, बट उसके बाद भी ग्रीनलैंड के ऊपर बार बार दबाव डाला जा रहा है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से ग्रीनलैंड को लेके ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं। अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरीके से वोलेटाइल है। और ध्यान रखिएगा अगर ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, अमेरिकन मार्केट वोलेटाइल रहेगा, एशियन मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो इंडियन मार्केट भी वोलेटाइल रहने वाला है। अब ये भी सबसे बड़ा रीजन है, अभी के टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर दिया था, उसके बाद लगातार नीचे गिरता जा रहा है। एंड आखिरी में बात कर लेते हैं डिसअपॉइंटिंग कॉर्पोरेट अर्निंग के बारे में। अब देखिए अभी के टाइम में जो इंडियन कंपनी की अर्निंग है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टर 3 के अंदर और ज्यादा बेकार रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशली बात करूं मैं कल के दिन यानी कि 24 तारीख को बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट आया हुआ है क्वार्टर 3 का, जिसमें इंडस आईएनडी बैंक आया हुआ है जो कि लगभग 88% की गिरावट देखने को मिला है उसके अर्निंग के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी बात है एक कंपनी के लिए। वहीं अगर बात करूं मैं अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो ये एक दिन के अंदर में लगभग 15% तक नीचे गिर गया था एक न्यूज की वजह से जो कि यूएस की तरफ से आई थी। इसके ऊपर कोई ब्राइबरी का केस किया गया है, बट इन्होंने बोल दिया है कि पूरी तरीके से बेसलेस एलिगेशन है। बट ध्यान रखिएगा अडानी ग्रीन एनर्जी का अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है कल के दिन, और बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 99% की गिरावट देखने को मिला है। पिछले साल लगभग 473 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर के अंदर में लगभग 5 करोड़ का ही प्रॉफिट आ पाया है। रेवेन्यू के अंदर 12% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, बट नेट प्रॉफिट के अंदर 99% की गिरावट देखने को मिला है, जो कि बहुत बुरी खबर है स्पेशली लार्ज कैप इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का अगर परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा एफआईआई भी यहां नहीं रुकने वाले हैं। श्रीराम फाइनेंस का भी रिजल्ट आया हुआ है क्वार्टर 3 का, जो कि 29% ईयर ऑन ईयर फॉल देखने को मिला है। सिप्ला के अंदर 57% का फॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। मतलब कंपनीज की अर्निंग अच्छी खासी नहीं आ रही है स्पेशली क्वार्टर 3 के अंदर में, और यह भी सबसे बड़ा रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट के नीचे गिरने का, ऑल टाइम हाई के बाद तुरंत नीचे जाने का, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसके ऊपर से कंपनीज की अर्निंग भी सही नहीं आ रही है। अब इसके वजह से पूरे मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। थोड़ी बहुत भी न्यूज आती है कहीं से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में मार्केट कब तक नीचे गिरने वाला है, कब तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का लॉस होने वाला है। रोज आपका पोर्टफोलियो के अंदर लॉस
लॉस देखने को मिल रहा है। रोज मार्केट 1% 2% नीचे गिर जाता है। स्मॉल कैप की तो और बुरी हालत है, स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो देखिए यहाँ पे सिंपल जवाब होगा कि मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है आने वाले कुछ महीनों तक। आप उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में आपको एक बुल रन देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब तक ग्लोबल सिचुएशन पूरी तरीके से सही नहीं हो जाता है, सभी देशों के अंदर आपस में बातचीत नहीं हो जाती है, अर्निंग फिर से स्टेबल नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी के टाइम में अर्निंग बहुत ही खराब आ रही है इंडियन कंपनीज की, अर्निंग स्टेबल नहीं हो जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एफआईआई जब तक इंडियन मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइम पे बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आपको कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूं, और इनको जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला और इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। देखिए पैनिक सेलिंग अगर आप करेंगे ना तो आप लॉस बुक कर लेते हैं, और जब भी आप लॉस बुक करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब आप ये सोच के बैठे होंगे ना कि ये काम करता हूं, लॉस में बुक कर लेता हूं, और जब मार्केट दोबारा भागना स्टार्ट करेगा, कोई अच्छी न्यूज आएगी तो मैं दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इस बीच का जो टाइम फ्रेम होता है ना सेलिंग से लेके बाइंग तक का, ये आप पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। और इसी टाइम के अंदर में अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा जब मार्केट भागना स्टार्ट करता है उस टाइम पे आप ही का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए पैनिक सेलिंग मत करिए, पैनिक सेलिंग मत करिए। अगर आपका गोल कंप्लीट हो चुका है, पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैनिक सेलिंग नहीं करना है। अगर आपका गोल अगले 15 साल 20 साल 10 साल का है तो अभी तो आपको पैनिक सेलिंग करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबरा के पैसा निकाल लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है ना, जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है, इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको ना के बराबर दिखता है। अगर आप आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाएंगे और आप इसको देख रहे होंगे कि 2025 के अंदर मार्केट नीचे गिरा हुआ था, आपको याद भी नहीं रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में ये चीज दिखेगी भी नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट ऊपर ही जाता है। तो इसको ध्यान देके चलना है। बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। अब देखिए रीबैलेंस करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उन म्यूचुअल फंड को निकालना स्टार्ट कर दीजिए जो अभी के टाइम में नीचे गिर रहे हैं या बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहे हैं। देखिए अभी के टाइम में पूरा मार्केट नीचे गिर रहा है, पूरे मार्केट की हालत खराब है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत नीचे गिर रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर आपको डर लग रहा है कि आगे चल के और मार्केट नीचे गिर जाएगा, कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, तो अभी के टाइम में ना जो भी आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आप रिस्की म्यूचुअल फंड चूज करके बैठे हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, वहां से आप एलोकेशन कम कर सकते हैं और लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे पैनिक सेलिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत नीचे गिरता है, क्योंकि आपका कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। देखिए अगर आपने 2023-22 के अंदर में जोश में आके अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और अभी के टाइम में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैंने गलती कर दिया है, तो अभी भी बहुत देर नहीं हो गया है, अभी केवल 2-3 साल का ही टाइम हुआ है, तो अभी भी आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, कुछ पैसों को आप उठा के लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी के टाइम में आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है। देखिए लमसम से ज्यादा आपको एसआईपी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा इस पूरे मार्केट कंडीशन के अंदर में, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप लमसम करते हैं और आगे चल के और मार्केट नीचे गिर जाता है तो आप ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, हर महीने आप एसआईपी करते रहिए। बाकी जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एसआईपी से ही ज्यादा पैसा बनता है, एसआईपी आपको रिवॉर्ड लाके देता है लंबे टाइम के अंदर में। एंड आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ पैसे को आप हेज करिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर, क्योंकि आप सभी लोगों ने देख लिया है पिछले 1-2 साल के अंदर में गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है, और इसके पीछे के रीजन भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल भागे जा रहा है, प्राइस ही भागे जा रहा है, डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम हो चुकी है सिल्वर और गोल्ड की। तो ध्यान रखना है, अभी के टाइम में पोर्टफोलियो का 10% या 20% गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ के अंदर ही डाला जाता है। तो हेज करना मत भूलिए, कुछ पैसे को गोल्ड और सिल्वर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। गलतियां मत करिए, इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, पता नहीं कहां सेलिंग करके कहां पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको गलतियां नहीं करना है, फोमो में नहीं आना है, न्यूज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाना है, अपने ऊपर भरोसा दिखाइए, अपने गोल के ऊपर आपको भरोसा दिखाना है। अगर आपने एक सही गोल सेट करके रखा हुआ है, एक सही टाइम हॉरिजन के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो इस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की वजह से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट का ऐसे ही बिहेवियर होता है, ये ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे गिर जाएगा, कभी लगातार 2 साल तक 3 साल तक नीचे गिरता रहेगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है अभी के टाइम में, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आपका क्या ओपिनियन है ट्रंप को लेके, ये भी बताना मत भूलिएगा, जो अभी के टाइम में पिछले 1 साल से वो कर रहे हैं मार्केट के साथ। आखिर में आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
और इन वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।